हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पिक्यूलियर। मैं हूं पीकू और हम इस चैनल पे बात करते हैं 1% कंपाउंडिंग डेली के बारे में। कैसे आप अपने आप को 1% डेली बेहतर कर सकते हो, आप क्या क्या मानते हो, क्या क्या चीज़ें आपको 1% हर डेली करना चाहिए कि आपका लाइफ अच्छा हो, आपका पर्सनैलिटी अच्छा हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए। तो साल खत्म होने को आया है, ये दिसंबर मंथ है 2024। तो मैं आई एम अ बिग बुक लव आई एम अ बिग एनीवेज कट आई एम अ बिग बुक लवर। तो साल में मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, लेकिन दिसंबर मंथ में मेरे को कौन सी किताबें हैं जो रिपीट करूंगा, ताकि वो सब जो वैल्यूज, जो लेसन्स मैंने वो किताबों में सीखा, उसको मैं अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सकूं और अपने 2025 को बहुत ही बढ़िया और बना सकूं और प्रोडक्टिव बना सकूं। और मेन जो हमारा टारगेट है, डेली 1% कंपाउंडिंग हम कैसे करें। तो बुक नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स, दिसंबर मंथ की पहली किताब। एक्सीलेंट किताब जो कि बात करती है हैबिट्स के बारे में, हैबिट्स के पावर के बारे में, और कैसे आपके हैबिट्स आर मोर पावरफुल या फिर बेटर देन सेटिंग गोल्स। इंडिया के कोच या फिर एक्स कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ एक सपना देखा था कि उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है नेशनल लेवल पे, इंडिया के लिए खेलना है। और उन्होंने पूरा अपना 100% दे दिया था इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन जब वो इंडिया के लिए एक मैच खेल चुके हैं, आफ्टर प्लेइंग दैट मैच, उनको लगा उनका लाइफ खत्म हो गया। ठीक है, जो ड्रीम था उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, ही वॉज कंप्लीटली ब्लैंक। और इसीलिए वो जो इंडिया को कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करना हो नेशनल गेम्स में, वो नहीं कर पाए। तो अभी वो बताते हैं कि हाँ, अगर मुझे वो हैबिट्स में मैं ज़्यादा फोकस करता, या मेरी जर्नी में कि अच्छे से क्रिकेट खेलूँ, जो मेरे गलतियाँ हो रही है वो वहाँ पे फोकस करूँ, तो शायद उनका करियर एज अ प्लेयर और अच्छा हो सकता था। एक पर्सनल एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने चालू किया था इन्वेस्टिंग में, तो मेरा सिर्फ एक ही गोल था, एज अ स्टूडेंट मेरा पोर्टफोलियो इस लेवल तक हिट कर जाए तो मैं समझ लूँगा हाँ, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जो पॉकेट मनी आता है उसको बचा बचा के मैंने इस लेवल का एक हिट कर लिया। और मैंने इन्वेस्टिंग का जो प्रोसेस था, कंपनीज के बारे में ज़्यादा पढ़ना, क्वार्टरली उनको ट्रैक करना, फ्यूचर ओरिएंटेड क्या बिजनेस है उनको रिकॉर्ड करना, उस पर मैंने शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो जब भी मेरा वो मार्क हिट हुआ तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। और उसी की वजह से मेरा जो 5 to 6 मंथ्स मेरा इन्वेस्टिंग का, वो जो मंथली में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मंथली जो सेव करता हूँ लमसम डालने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। तो हाँ, ऑलवेज मेरे को अगर वो हैबिट बना लेता मैं, ठीक है, मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो अच्छा इन्वेस्टर कैसे क्या करता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या रामदेव अग्रवाल सर अब क्या करेंगे, वो अगर यहाँ होते तो मेरी जगह तो वो क्या करते। तो मैंने वो हैबिट्स पे फोकस नहीं करा, मैंने सिर्फ एक नंबर को अपना गोल बनाया। तो और जैसे ही वो आई वॉज ब्लैंक, मैंने कुछ महीना वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जब से मैंने खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर के बारे में सोचने लगा कि अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, तब से आई हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टर। तो ये बुक वही बात करता है, तो आपको अच्छे से हैबिट सेट करना पड़ेगा और आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, आउटकम रिलेटेड कुछ मत सोचिए कि आप क्या करें। सपोज आपको हेल्दी होना है, वैसे मुझे भी होना है, तो एक अच्छा एथलीट या फिर अच्छा जो पर्सन है जो हेल्थ को ध्यान रखता है, वो क्या करता है, आप उसको ध्यान में रख के अपना जर्नी चालू कीजिए। ये मत सोचिए मुझे तो इतना वेट लूज करना है या फिर मुझे इस डेस्टिनेशन पे जब पहुंचना है तो क्या क्या करना है, वैसा नहीं। हैबिट्स के थ्रू आप सोचिए और उसी से आपका जो जर्नी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मज़ा जर्नी में है, ना कि रिजल्ट्स में। और यही बात ऑथर जेम्स क्लियर इस बुक में, एटॉमिक हैबिट्स में, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बुक नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स अबाउट मनी। यहाँ पे ऑथर बहुत कुछ शेयर करते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा कि पैसा वो होता है, जो वेल्थ होता है वो ये होता है, आपको उस पैसे से आप टाइम खरीद सको। आप किसी भी चीज़ को मना कर सकते हो, आपके पास वेल्थ है, दैट इज़ द मेन थिंग।
आप लाइफ में वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। आप क्रिकेट खेलने जाओ, आप बैडमिंटन खेलने जाओ, आप कोई मूवी देखने जाओ, लेकिन वो जो इंडिपेंडेंस है वो आपको मिले, वो आपको वेल्थ अलाउ करता है। मेरी एक दोस्त है, अभी चेन्नई में रहती है, वो हाल फिलहाल में कॉलेज ग्रेजुएट की और जॉब कर रही है। तो क्या हुआ कि नवंबर का मंथ था और हमारी कन्वोकेशन थी, तो कन्वोकेशन के लिए वो 5 डेज का लीव एप्लीकेशन डाली और उसका लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। लेकिन कन्वोकेशन आते आते उसको थोड़ा जुकाम हो गया, तो 5 डेज और वो छुट्टी ली, फिर 5 डेज यहाँ कोलकाता में आई, तो टोटल 10 डेज का ऑफ। ठीक है। और दिसंबर में एक और एग्जाम है क्योंकि उसका बैक लगा हुआ है, तो उसको फिर से आना पड़ेगा दिसंबर में अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो वो गई अपने मैनेजर के पास और बोली, सर तो मेरा कुछ एग्जाम का बैक का सीन लगा हुआ है, तो मुझे दिसंबर में फिर से जाना पड़ेगा, तो ये रहा सीन, तो मुझे ऑफ चाहिए। फिर मैनेजर ने जो उसको सुनाया, तो एवरीवन नोज हाउ द इंडियन होटल इंडस्ट्री इज। तो यही बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी की। मनी वो है, अगर आपके पास जो वेल्थ है आप उसको मना कर सकते हो। सपोज आपका जो सैलरी है वो आपका अगर पैसिव इनकम से आ रहा है, सपोज आपने कुछ स्टॉक्स बाय किया या रियल एस्टेट बाय किया, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, रियल एस्टेट से रेंटल यील्ड आ रहा है, या फिर आपका कोई भी और इन्वेस्टमेंट हो गया जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, और अगर वो पैसा सफिशिएंट है, तो आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप जो चाहो वो आप कर सकते हो बिना किसी का परमिशन या अप्रूवल लिए हुए। एक और जो चीज़ है, ये बुक हमें बताती है कि अगर कोई जा रहा है, किसी के पास फरारी है या फिर आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है, तो हम सोचते रहे बाप रे बाप ये तो बहुत ही रिच है, ये है। लेकिन अब वो हम ये नहीं सोचते कि अरे आईफोन तो इसने EMI पे लिया होगा, अगर ये फेरारी लिया है तो कोई बड़ा सारा लोन लिया होगा। तो ऑलवेज रिच और वेल्दी के यही डिफरेंस है। वेल्थ इज वॉट यू कैनॉट सी। अगर वही कोई आदमी अपना कोई टोयोटा का बेस मॉडल भी लिया होगा, लेकिन अपने पैसों से, बिना कोई EMI के, बिना कोई डेट के, या फिर कोई एक अच्छा लाइफ लीड कर रहा है विदाउट एनी डेट, और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको पसंद है, दैट इज़ द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम माई फ्रेंड। और लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सोसाइटी ने अप्रूव किया, बड़ा घर, अच्छा फ़ोन, लेटेस्ट गाड़ी, महंगे क्लोथ्स, और उसी की तरह आप डेट के नीचे, EMI के नीचे दब गए, और आप अपने जॉब को नहीं छोड़ सकते, आप अपने पैशन को परस्यू नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी आपको एज सक्सेसफुल देखती है, दैट इज़ नॉट द रियल रिचेस माई फ्रेंड। और यही ये बुक हमें सिखाती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सेविंग मनी के बारे में भी ये किताब बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि जैसे आपका कहीं से इनकम आया, सैलरी हो सकता है, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, जो भी हो, सपोज 100 रुपीज़ आया, वहाँ से आपने अपना नीड्स माइनस कर दिया जो कि ज़रूरी ही है, घर का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर ग्रोसरी हो गया, सपोज वो 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ आपने माइनस किया, 70 बचा। 70 में से अगर आपको ईगो स्पेंडिंग में लग गए कि हाँ मुझे तो एक बार स्टारबक्स जाना ही है, या फिर मुझे वो महंगा वाला फ़ोन लेना ही है, वो नहीं। सेविंग इज़ ऑलवेज नीड, वो माइनस हो गया, और बाकी का जो अमाउंट बचा वो सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्चा कीजिए, लेकिन जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। एंड दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि आपको भी पता है महंगाई किस रेट से आगे बढ़ रही है, तो पैसे को भी काम पे लगाना पड़ेगा। बुक नंबर 3, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब मैंने साल के शुरुआत में पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी किताब है। तो ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन है एक फिलोसोफर और एक आदमी के बीच में। तो वो जो पर्सन है वो लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहा होता है, और इसी के सिलसिले में वो फिलोसोफर से बात करता है, और उसका लाइफ का बहुत कुछ क्लैरिटी मिलता है उसको। बेसिकली ये बुक एडलेरियन साइकोलॉजी के ऊपर है। ये बुक ये बताता है कि आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन में हो, आपका कैसा माइंडसेट है, उसके लिए कोई सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को अपने माइंड में कैसा सोचा और आप कैसा आउटकम चाहते हैं। टू मच कंफ्यूजिंग राइट? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, परिवार में सबका एक्सपेक्टेशन था आप 90+ स्कोर कर देंगे, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप, और आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। आप डिप्रेस्ड हैं,
आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने रूम में लॉक किए हुए हैं अपने आप को। घर वाले परेशान, अरे बेटा निकल जा, अरे बेटी निकल जाओ, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो नॉर्मल लोग कहेंगे शायद इसको इतना कम मार्क्स है इसीलिए ये सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहता, ये खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि इसने खुद उतना मेहनत नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी ये कहती है क्योंकि ये आप बाहर नहीं आना चाहते अपने कमरे से, क्योंकि आप अपने आप को वो सोसाइटी के वो प्रेशर, वो क्वेश्चंस, वो सिंपैथी से दूर रखना चाहते हैं। आप अपने आप को आइसोलेट करके शांति पाते, इसीलिए आप बाहर नहीं जा रहे। क्योंकि बाहर जाने से ही आपको सब कोई इधर कंसोल करेगा या फिर आपसे पूछेगा कि क्यों नहीं हुआ, कहाँ गड़बड़ी रह गई, आपको अटैक करेगा। आप उन सब से बचने के लिए आप घर पे छुपे हुए हो। पूरा सिचुएशन जो है, आपका माइंडसेट ये आपको थिंक करवा रहा है कि ऐसा होगा, इसीलिए आप घर में बैठे हुए हो, अपने कमरे में बैठे हुए हो, किसी से मिल नहीं रहे हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। करेज टू बी डिसलाइक ये बुक वही बताती है। और ये रहे 3 बुक्स जो मैं दिसंबर में पढ़ूंगा, और इससे जो लेसन्स मिले उनको मैं 2025 में लेके जाऊंगा। आपका क्या क्या फेवरेट बुक्स है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप इन बुक से क्या क्या सीखे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये तीनों बुक आप पढ़ चुके हैं तो इन बुक से आपको क्या सीखने को मिला, और आप क्या क्या बुक रीड करना चाहते हैं इन फ्यूचर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी ज़रूर दबाना है, ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये है 1% डेली कंपाउंडिंग क्लब। हमारा गोल है हर दिन 1% करके कंपाउंड करना और एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना, जहाँ है वहाँ से ऊपर जाना।